तो इधर तो ठीक है, इधर तो ठीक है, ये वाला एरिया नहीं आया अपने पास। इधर आज नया कंट्री बन गया है, बांग्लादेश बन गया है। ऐसे काहे हुआ? अरे हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो ठीक हो ना सब? तो मैं लल्ला भैया फिर से एक नई वीडियो के साथ, और मैं यहाँ पे थोड़ा देख रहा था कि ये पाकिस्तान, आज का डेट में बांग्लादेश, ये सब आया कैसे? सब तो एक थे उस समय, है कि नहीं? तो आज हम लोग इसी को खत्म करने वाले हैं, तो आप लोग को कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो एज पर आईसीएसई सिलेबस आज हम लोग क्या करने वाले हैं? कैबिनेट मिशन प्लान का क्लॉजेस और माउंट बैटन प्लान का क्लॉजेस और उसका एक्सेप्टेंस, एंड एट लास्ट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये खत्म होने के बाद आपका 80 to 90% खत्म। 100 में से अगर आपको स्कूल में अच्छा मिलेगा 20 में से 20, तो आपका 90 खत्म। ठीक है, क्योंकि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से क्या आता है, ऑप्शनल रहेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स 10 मार्क्स का आगे वाला वीडियोस में वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो पहला है द कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान कब आया इंडिया में? 1946। ये याद रखना है। क्यों आया? तो याद रखना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर को। वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब स्टार्ट हुआ? 1939। खत्म कब हुआ? 1945। तो 1945 को जैसे खत्म हुआ, ब्रिटेन में हुआ क्या? ब्रिटेन में गवर्नमेंट चेंज हो गया। जा कंजर्वेटिव पार्टी था, लेबर पार्टी अब जीत गया। ठीक है, और हम लोग का इसमें फायदा क्या हुआ? हम लोग का फायदा ये हुआ कि क्लीमेंट एटली, ये जो है ना क्लीमेंट एटली ये बन गए प्राइम मिनिस्टर अब ब्रिटेन का। और ये फेवर में थे इंडिया को क्या देने के लिए? इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसलिए एक मिशन आया इंडिया में जिसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। क्लियर? समझ में आ गया? चलो, और बहुत कॉजेज है बट ये वाला याद रखना। तो क्लीमेंट एटली द न्यू ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड, क्या डिक्लेयर किए भाई? फरवरी 1946। ये डेट सब, पर्टिकुलर डेट सब नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, ईयर सब याद रखना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिक्लेयर्ड ऑन 1946 that a cabinet mission would be sent to India to facilitate the process of transfer of power। सर ट्रांसफर ऑफ पावर, यहाँ तो आप इंडिपेंडेंस बोले, वो फेवर में थे इंडिपेंडेंस का। बात वही है बाबू। अब तुम घर में, तुमको इंडिपेंडेंस कब होगा? जब घर वाले नहीं रहते हैं, कि नहीं? मस्ती से लेटा हुआ टीवी भी देख रहा है, खा रहा है, पी रहा है, गाना वाना बजा रहा है, कि नहीं? तो वो है इंडिपेंडेंस। तो मम्मी पापा कुछ दिन के लिए अगर बाहर जाते हैं तो इंडिपेंडेंस दे के जाते हैं, कि नहीं? तो उसका मतलब क्या? पावर ट्रांसफ़र करके जाते हैं कि टीवी का रिमोट का पावर अब तेरा हाथ में, जब देखना है तब देखो। पैसा भी मिलता है, फाइनेंशियल पावर भी तेरे पास आ जाता है। तो वही ट्रांसफ़र ऑफ पावर, चाबी तो देंगे हम लोग को ब्रिटिशर्स, अब तुम लोग चलाओ, है कि नहीं? समझ में आ गया? अब है ऑल्सो टू हेल्प इंडियन लीडर्स डिसाइड द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट वुड सूट देम आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ पावर। इसका मतलब अब घर में रहना कैसे है? मम्मी बताती है ना, बाहर ज़्यादा देर तक मत रहना, जल्दी आ जाना, दरवाज़ा लॉक कर लेना। तो वही है। तो इंडियन लीडर को क्या बताएंगे? कोई इस टाइप का गवर्नमेंट आपको सूट करेगा, उसको आप अपना कंट्री में अडॉप्ट कर लीजिएगा। तो ये भी कैबिनेट मिशन प्लान बताएंगे। तो भेज आए कब? 1946 ऑलरेडी कर चुके हैं। और कौन कौन आए, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो कौन कौन आए? SPA आए, स्पा, है ना? तो S से सर स्टैफर्ड क्रिप्स, P से पैथिक लॉरेंस, और A से एवी अलेक्जेंडर। तो S से सर स्टैफर्ड क्रिप्स, P से पैथिक लॉरेंस, और A से एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये पार्ट क्लियर। दे हेल्ड डिस्कशन विद वेरियस इंडियन लीडर्स रिप्रेजेंटिंग ऑल सेक्शन एंड पार्टीज। आए पूरा सबसे बात उत किए और अपना एक रेडी किए प्लान। तो वही है क्लॉजेज ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। तो पहला क्या है? फेडरल यूनियन। फेडरल यूनियन
देयर विल बी फेडरल यूनियन ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। तो बस इतना ही याद रखना है कि इंडिया उस समय डायरेक्ट कंट्रोल में था ब्रिटिशर्स का, जो जो टेरिटरी वो था ब्रिटिश प्रोविंस, और जो लोकल बॉडीज में था कंट्रोल में वो प्रिंसली स्टेट, पहले ही कर चुके हैं। तो दोनों के एक साथ मिला दिया जाएगा, तो वही है क्या, फेडरल यूनियन। सिविक्स में पढ़े होगे, है कि नहीं। अब पूरा फेडरल, इसके लिए क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, है कि नहीं, सबको एक साथ मिला दिया जाएगा, तो उसके लिए एक गवर्नमेंट है ना, पढ़े हैं। तो वो सिर्फ किस पे डील करेगा, एफडीएस पे, सब्जेक्ट्स का बात हो रहा है यहाँ पे। जिसको आइडिया है स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, उसको समझ में आ जाएगा फटाक से। बाकी जो नहीं समझ रहा है थोड़ा सा लिस्ट के बारे जान लो। वो लिस्ट ऐसा है जिस पे गवर्नमेंट को पास अथॉरिटी है, रहता है कि बस वही सब्जेक्ट में वो अपना पावर को एक्सरसाइज कर सके। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कौन कौन सब्जेक्ट में अपना पावर को एक्सरसाइज कर पाएंगे, फॉरेन पावर्स, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन, एफडीएस। ठीक है। द यूनियन गवर्नमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल टू रेज फंड्स। यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो पैसा वैसा बढ़ा सकते, इसमें अपना काम कर सकती है। तो ये नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला दो। ठीक है। फेडरल यूनियन मतलब ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट मिलके फेडरल यूनियन बन गया। अब ये जो इसको चलाने वाले कौन होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे। कौन कौन सा सब्जेक्ट, एफडीएस, फॉरेन, डिफेंस, कम्युनिकेशन। चलो नेक्स्ट इज पावर ऑफ द यूनियन। इसके पास और क्या पावर होगा, द यूनियन वुड हैव इट्स ओन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। खुद का लेजिस्लेचर होगा, खुद का एग्जीक्यूटिव होगा। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ बनाना, और एग्जीक्यूटिव का लॉ को एग्जीक्यूट करना। ठीक है। और यहाँ का मेंबर्स कहाँ से आएंगे, हर प्रोविंस से इलेक्ट होके आएंगे। ठीक है। अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ये क्या है, तो प्रोविंस उस समय प्रोविंस बोलते थे, आज उसको स्टेट बोलते हैं, बस इतना ही जान लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्रोविंस के पास क्या पावर रहेगा, तो प्रोविंस टू एंजॉय कंप्लीट ऑटोनॉमी ऑफ फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स एफडीएस को छोड़ के बाकी जितना है, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, जितना है ना, वो सब किसके अंडर में आ जाएगा, प्रोविंस के अंडर में आ जाएगा। क्लियर। ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं, एक दूसरे से नहीं, ये 1 2 3 4 चारों पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का बात हो रहा है, ये स्टेट गवर्नमेंट का। अब है जो प्रोविंसेस है, इतना बड़ा जो इंडिया बन रहा है, अब इसमें जो प्रोविंसेस है उसको रखा कैसे जाएगा, तो ग्रुपिंग कर दिया गया कैबिनेट मिशन प्लान में। ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस, ए, बी और सी। ठीक है। ए बी सी में द ब्रिटिश प्रोविंसेस वुड बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। तो जितना भी ब्रिटिश प्रोविंसेस है उसको 3 ग्रुप में बांट दिया गया, ए, बी और सी। तो ए मतलब एच, बी मतलब एम और सी मतलब बी ए। ठीक है। तो ए में दिस इंक्लूड 6 हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस। ग्रुप ए में जितना भी हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस है, जो 6 है टोटल नंबर में, वो रहेंगे। ग्रुप बी में 3 मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस रहेंगे, तो एम से याद रख लेना है। और बी ए मतलब बंगाल और असम ग्रुप सी बनाएगा। ठीक है। अगर पर्टिकुलरली ऐसा तो नहीं होता है, पर बाई चांस अगर आ गया कि वो 6 हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस का नाम क्या क्या है बताओ, कोई पूछ दिया, तो क्या करना है, बोलना MBBS मुन्ना भाई, MBBS अभी नहीं, बाद में CU बाद में देखेंगे, है ना। तो M से हो जाएगा तुम्हारा मद्रास, है ना, M से मद्रास हो जाएगा। B से हो जाएगा बॉम्बे। ठीक है। मद्रास, बॉम्बे, बिहार। और ओडिशा में तुम्हारा O से होता है पर लास्ट वाला, S ओडिशा। और C से सेंट्रल प्रोविंस, और ये यूनाइटेड प्रोविंस। हो गया 6 हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस, MBBS CU। ठीक है। अब है M, 3 मुस्लिम मेजोरिटी। तो पाकिस्तान वाला एरिया सबको याद रख लेना। ठीक है। क्या क्या है, पंजाब वाला एरिया है, फिर तुम्हारा सिंध हो गया, और एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो ये 3 हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और एक सिंध। ये 3 हो जाएगा क्या, मुस्लिम मेजोरिटी। क्लियर।
और सी वाला तो बीए में ही आ गया है, बंगाल और असम। क्लियर। चलो अब जो दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग ये सब क्या करेंगे, ग्रुप ए को ज्वाइन कर लेंगे, और बालूचिस्तान है वो बी को ज्वाइन कर लेगा। तो ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस क्लियर। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा, है ना। कैबिनेट मिशन प्लान में अब क्या लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी सेटअप, और उसका काम क्या रहेगा, टू फ्रेम न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन यूनियन। उसका काम क्या रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना नया। ठीक है। अब इसमें बनाने वाले मेंबर्स भी तो चाहिए ना, तो कितना मेंबर्स रहेंगे टोटल, 389 मेंबर्स इंक्लूडेड टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इसी में से 389 में से 296 कहां से आएंगे, ब्रिटिश प्रोविंसेस से, और 93 कहां से आएंगे, प्रिंसली स्टेट से। तो इसको थोड़ा ध्यान देना है ना। इसमें से देख लो, 389 में से 296 कहां से, ब्रिटिश प्रोविंसेस से, और जो 93 है वो प्रिंसली स्टेट से। ठीक है। तो इसको प्लस कर देना, 6 + 3 9, 99813 389। तो इससे में मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है। 296 93 ये ब्रिटिश प्रोविंसेस, ये प्रिंसली स्टेट। ठीक है। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टोटल मेंबर रहेंगे। काम क्या रहेगा इनका, इनका काम रहेगा बनाना खाना। क्या खाना बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे पूरा देश चलेगा। ठीक है। अब जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स टू बी इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये जो मेंबर्स रहेंगे, ये सब मेंबर्स इलेक्ट कौन करेगा, वहाँ का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, वो करेंगे। तो क्लियर, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज। तो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन वाज टू बी गिवन टू ऑल माइनॉरिटीज। मुस्लिम्स और सिख जो थे उनको भी क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन टाइप का समझ लो कि उनको भी अलग से रिप्रेजेंट किया जाएगा। हर जैसे यहाँ पे कोई एरिया है, वहाँ पे ज़्यादा वो सीट रहेगा मुस्लिम के लिए, वो सीट रहेगा सिख के लिए, बस वही। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। तो ये है क्या, एन इंटरिम गवर्नमेंट वुड बी फॉर्म्ड एट द सेंटर विथ 14 मेंबर्स। द वाइसरॉय वुड रिकॉन्स्टिट्यूट हिज देख लो, इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब होता है टेम्पररी गवर्नमेंट। अब ब्रिटिशर्स तो चले जाएंगे, कौन देश को देखेगा, तो तब तक देखने के लिए गवर्नमेंट चाहिए ना, तो उसी को बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। तो ही है कि एन इंटरिम गवर्नमेंट वुड बी फॉर्म एट द सेंटर। ठीक है। और उसमें टोटल मेंबर्स कितने रहेंगे, 14 मेंबर्स। और जो वाइसरॉय हैं वो क्या करेंगे, वो फिर से अपना एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर्स को चुनेंगे। ठीक है। और अभी जो मेंबर्स चुनेंगे उसका रिप्रेजेंटेटिव हर कम्युनिटी से होना चाहिए, बस। ठीक है। अब है फ्रीडम टू ज्वाइन कॉमनवेल्थ। जो गेम्स सुने होंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स, तो इंडिया वॉज गिवन ऑप्शन टू रिमेन विद द ब्रिटिश और एग्जिट फ्रॉम द कॉमनवेल्थ गेम। इंडिया इसका पार्ट था, कॉमनवेल्थ गेम का। गेम होता तो हम लोग का भी पार्टिसिपेंट जाता था। तो ये भाई हमारे ऊपर छोड़ दिया गया कि तुम लोग इसमें रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो। फिर है ट्रांसफर ऑफ पावर। तो ट्रीटी टू बी इनिशिएटेड बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द यूनाइटेड किंगडम फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर। हाँ, तो ट्रीटी जरूरी है कि नहीं, तब ना बोलेगा, बाद में बोलेगा कि हम इंडिपेंडेंस नहीं दिए थे। तो कैसे नहीं दिया था, देखो साइन किया, देखो क्लीमेंट एटली, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट सिग्नेचर दिख रहा है उसका। ठीक है, समझ में आ गया। तो पर्टिकुलरली अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो नो प्रॉब्लम, यू कैन राइट एनी 4 अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। ठीक है, पर्टिकुलरली अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मार्क्स के हिसाब से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लो, जब तक हम मिटा रहे हैं पॉइंट सबको देख के रिवाइज कर लो, अभी खत्म हो जाएगा। कौन कौन कर लिया, जो जो कर लिया तुम 100 पक्का। ठीक है, देख लो, इसलिए ऐसे कर दे रहे ताकि थोड़ा पॉज उस करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। अब है लॉर्ड माउंटबेटन। तो कैबिनेट मिशन प्लान अपना प्लान रख दिए इंडियंस के सामने। फिर
कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दोनों में बहुत बकझक चल रहा था, तू मैं बहुत हो रहा था, ठीक है। और अभी तो इस समय मुस्लिम लीग को अपना खुद का डिमांड एक आ गया था, हमको पाकिस्तान चाहिए, खुद का एक कंट्री चाहिए, ठीक है। इस समय आते आते तो दोनों का बन नहीं रहा है। अब कैबिनेट मिशन प्लान आ गया है, अब इसमें पाकिस्तान दिया हुआ नहीं है, इधर कांग्रेस भी खुश नहीं है, तो जैसे तैसे करके दोनों मान गए क्या कि इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। जो टेम्पररी गवर्नमेंट है, जब ब्रिटिशर्स नहीं रहेंगे तो कौन चलाएगा, इंडियन चलाएंगे। तो इलेक्शन होता है 1946 में, ठीक है। और इलेक्शन जब होता है तो कांग्रेस बहुत वोट जीत जाता है, 2/3 पूरा जहाँ जहाँ इलेक्शन होता है, और मुस्लिम लीग हार जाता है। और गुस्सा वो सब, ये तो डोमिनेट करने लग जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो फिर ये बॉयकॉट करता है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्म हुआ है ना, 389 मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, हम लोग नहीं जाएंगे इसमें। फिर वाइसरॉय आते हैं, जाओ भाई, फिर आ जाते हैं दोनों, पर दोनों में तू मैं चलते ही रहता है। तो इससे क्या पता चला कि इंडिया को इंडिपेंडेंस देना मुमकिन नहीं है। ये सब बहुत लड़ाई दंगा कर रहा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक है। तो फिर से अब किसको भेजा जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा जाता है। देख भाई सब का, हम लोग अब जा रहे हैं तो ये सब कैसा लड़ाई कर रहा है, जल्दी हम लोग को छोड़ेगा तब ना, आपस में लड़ ले है ये सब। तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा जाता है कि जाइए थोड़ा देखिए, संभालिए ये सब को। तो लॉर्ड माउंटबेटन वाइसरॉय बन जाते हैं कब, ये बनते हैं 1947 को वाइसरॉय बन जाते हैं, ठीक है। ये पॉलिटिकल डेडलॉग जो इंडिया में चल रहा है उसको सॉल्व करने के लिए भेजा जाता है इनको मेनली, ठीक है। तो 1947 को भेजे जाते हैं और ये अपना प्लान को रखते हैं, आते हैं तो अपना प्लान को रखते हैं किसके सामने, बिग 7 लीडर्स, नेहरू, पटेल, कृपलानी, जिन्ना, लियाकत, फिर निस्तार, बलदेव सिंह, इनके सामने रखते। इसको भी याद कैसे रखोगे, देख लो, इसको ऐसे याद रख लेना, ना प्यार किया, ना प्यार किया, तो एन से नेहरू, पी से पटेल, के से कृपलानी, जो जैसे जिन्ना, जो किया, तो ये किया नहीं करेंगे, जो लिया, है ना प्यार किया पर जो लिया। तो यहाँ पे NISH है ना, H है यहाँ पे, निस्तार। तो यहाँ पे देखो स्टार वाला वर्ड आ जा रहा है ना, तो तारा, यहाँ सिंह, मैं निकला गड्डी लेके तारा सिंह, है ना। तो ना प्यार किया, जो लिया तारा सिंह ने ले किया ठीक है, इसी से मिलता जुलता एकदम आराम से, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, पर ना प्यार किया, जो लिया तारा सिंह ने किया, तो इसी में 7 आ जाएगा। नेहरू, पटेल, कृपलानी, जिन्ना, लियाकत, निस्तार और बलदेव सिंह उनके सामने रख दिए। और अनाउंस कब हुआ, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन का प्लान अनाउंस हो गया। अब क्या था इनका मेन क्लॉजेस देख लो, इंपॉर्टेंट है ये सब, देख लो। आ गया ये टर्म जो नहीं रहना चाहिए था, पर क्या करोगे, आया पार्टीशन। तो कंट्री वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान का प्रस्ताव इसमें आ गया है। अब चलो, अब दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा, रिलेशन बिटवीन 2 डोमिनियंस। इट वाज for the 2 dominions to decide what relation they would share with each other and with the British Commonwealth। ये हम लोग के ऊपर है कि हम लोग आपस में कैसा रिलेशन रखेंगे और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के साथ कैसा रिलेशन रखेंगे। तो देख लो, आज बताने का जरूरत नहीं है हमको क्या रिलेशन है हम लोग का पाकिस्तान के साथ, उड़ा देना है, हम उड़ा देंगे चलो ठीक है। नेक्स्ट इज बाउंड्री कमीशन। तो अब कैसे बंटवारा हो रहा है, तो थोड़ा तेरा पार्ट कौन सा, मेरा पार्ट कौन सा, वो भी तो होना चाहिए कि नहीं। तो एक बाउंड्री कमीशन भी बनेगा। सो द प्लान प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ बाउंड्री कमीशन टू सेटल द बाउंड्रीज ऑफ द 2 डोमिनियंस इन केस पार्टीशन वाज डिसाइडेड। अगर पार्टीशन डिसाइड हो जाता है तो एक बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा, है कि नहीं।
फिर है प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट के साथ क्या होगा? ऑल ट्रीटी साइंड बिटवीन द ब्रिटिश एंड द प्रिंसली स्टेट। जो भी एग्रीमेंट साइन किया गया है किसके बीच में? ब्रिटिश और प्रिंसली स्टेट के, वो क्या हो जाएगा? खत्म, सब खत्म। एंड दे वुड बी फ्री टू एसोसिएट देमसेल्फ विथ आइदर ऑफ द डोमिनियंस और रिमेन इंडिपेंडेंट। बहुत भयंकर। प्रिंसली स्टेट को क्या बोला गया? मन है तो इंडिया को ज्वाइन कर लो, इंडिया को मन नहीं है तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, और दोनों का मन नहीं है तो इंडिपेंडेंट रहो। ठीक है? हाँ, चलो। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो सर कैबिनेट मिशन प्लान पिछला में ही देख लिए थे ना, वही है। तो देख लो, द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बना है ना 1946 का इलेक्शन के बाद जो बना, वुड कंटिन्यू टू वर्क, वो ऐसे ही काम करते रहेगा। बट जो कॉन्स्टिट्यूशन वो फ्रेम करेगी, इट वुड नॉट अप्लाई टू पाकिस्तान। वो सिर्फ किसके लिए रहेगा? इंडिया के लिए। तो पाकिस्तान के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा, जो वो अपना खुद के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, अपने से लिख देना है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बस टर्म्स को लेते रहना है। क्लियर? ये सब इंपॉर्टेंट, ये सबको याद रखना है। क्लियर? चलो, अब है ट्रांसफर ऑफ पावर। सो द ट्रांसफर ऑफ पावर वुड टेक प्लेस इन 1948 एज डिसाइडेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो डिसाइड किए थे क्या कि 1948 को, पर हम लोग को 1947 में मिल गया है ना, 15 अगस्त 1947। क्यों? क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो गया था उस समय। ठीक है? सो द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, द ट्रांसफर टुक प्लेस बिफोर 15 अगस्त 1947 को। अब ये सब इंपॉर्टेंट है। अब क्लॉजेस आ गया लिखने का, तो ये एक से देखो, इसी से रिलेट कर लो। पार्टीशन, किसका पार्टीशन? इंडिया और पाकिस्तान, टू डोमिनियन। कैसे होगा? बाउंड्री से, तो बाउंड्री वाला। ठीक है? तो बाकी अब कौन बचा? प्रिंसली स्टेट, और ये पहले से ही कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये तुम्हारा जो नेक्स्ट है ना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, वो उसमें सेम रहेगा, तो इसको थोड़ा याद कर लेना है। ठीक है? बंगाल और पंजाब के साथ क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन के प्लान में क्या लिखा हुआ था? द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब वॉज प्रपोज्ड। उसको क्या किया जाएगा? पार्टीशन कर दिया जाएगा। प्रोवाइडेड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द प्रोविंसेस डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ द पार्टीशन। तो अगर बंगाल और पंजाब को पार्टीशन किया जाएगा तो कौन डिसाइड करेंगे? वहां का लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करेंगे। ठीक है? वोटिंग वोटिंग होगा, अगर वो डिसाइड कर दिया कि हाँ पार्टीशन वोटिंग आ गया कि हाँ पार्टीशन होना चाहिए, तो पार्टीशन कर दिया जाएगा। अगर वोटिंग में कम आया कि नहीं पार्टीशन नहीं होना चाहिए, तो नहीं होगा। ठीक है? तो कौन डिसाइड करेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट प्रोविंस। ठीक है? बंगाल और पंजाब का। सिंध का भी सेम, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द सिंध वाज एक्सपेक्टेड टू टेक इट्स ओन डिसीजन, पार्टीशन चाहिए कि नहीं चाहिए। क्लियर? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी तुम्हारा प्लेबीसाइट मतलब जनमत संग्रह, मतलब जितना आदमी सब है उस सब से पूछा जाएगा, वो सब वोट करेंगे कि आप लोग पार्टीशन का फेवर में हो कि उसके खिलाफ हो, वही है। तो पब्लिक मीटिंग वाज टू बी हेल्ड टू डिसाइड वेदर द पीपल वांटेड टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है? अब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलेट, इसके साथ क्या होगा? द मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलेट, ये मुस्लिम मेजोरिटी वाला है ना, वाज टू डिसाइड बाय रेफरेंडम। ये भी वही है, जनमत मतलब पीपल बाय वोटिंग दे विल डिसाइड, है ना। रेफरेंडम, प्लेबीसाइट, ओके, पब्लिक मीटिंग या प्लेबीसाइट दोनों एक ही है। तो रेफरेंडम वेदर इट वुड ज्वाइन ईस्ट बंगाल और आसाम, ये याद रख लेना। ठीक है? ये सब तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ो। एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉर्ड माउंटबेटन, यही है, देख लो एकदम इस टाइप का, है ना। लॉर्ड माउंटबेटन यही है। तो कैबिनेट मिशन प्लान में देखिए, ये तो नहीं चल रहा था, पॉलिटिकल डेडलॉक आ गया कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। फिर लॉर्ड माउंटबेटन जी आए, एकदम हड़बड़ा गए, जल्दी जल्दी जाओ, क्लीमेंट एटली भेजो, जल्दी जाओ, एकदम जल्दी रिजॉल्व करके आओ। तो अपना प्लान व्लान दे दिए, अभी हम लोग देख लिए, एंड इट वॉज एक्सेप्टेड बाई कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ठीक है? अब क्यों एक्सेप्ट हुआ देख लो। एनी फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रिटिश रूल वुड मीन अ ग्रेटर कैलेमिटी फॉर इंडिया।
अब हम लोग का भी दिक्कत ना है, अब ब्रिटिशर्स नहीं रहे, अगर हम लोग आपस में ही लड़ते रहे और पता चल गया ब्रिटिशर्स नहीं जाएंगे, तब मूड बदल गया तो दिक्कत है कि नहीं। हाँ, तो पहला पॉइंट वही हो गया, फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रिटिश रूल वुड मीन अ ग्रेटर कैलेमिटी फॉर इंडिया। सेकंड, टू अवॉइड लार्ज अमाउंट स्केल ऑफ एक्सक्यूज मी कम्युनल राइट्स एंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया। अब इंडिया में चल क्या रहा है, दंगा फसाद चल रहा है, हिंदू मुस्लिम पूरा भयंकर रूप से चल रहा है। ये जो पॉलिटिकल डायलॉग खाली लीडर्स के बीच में नहीं है, पूरा जहां जहां ये सब मेजोरिटी में है ना, हिंदू मुस्लिम ये सब आपस में है, पूरा एकदम लड़ाई चला रहा है, एकदम सब लड़ रहे हैं आपस में। ठीक है, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, पूरा कम्युनल राइट्स चल रहा है। गदर पिक्चर देखे ही होगे, ट्रेन जाता था पाकिस्तान, उधर से भी आता था, क्या हाल रहता था। चलो नेक्स्ट इज द लीग हैड जॉइंड द इंटरिम गवर्नमेंट टू ऑब्स्ट्रक्ट एंड नॉट टू कोऑपरेट। पहले ही देख लिए कि जो मुस्लिम लीग है, इंटरिम गवर्नमेंट जब बना था तो किस लिए आ रहे थे, टू ऑब्स्ट्रक्ट एंड नॉट टू कोऑपरेट। काम ही नहीं करने दे रही थी कांग्रेस को, हा हु एकदम चिल्ला रहे हैं, सबको कोऑपरेट ही नहीं कर रही, हाल है। तो experience of working with the league convinced the congress that it could not have a joint administration with the league। तो कांग्रेस को समझ में आ गया इसका साथ कौन काम करेगा, इस सब का इंटरिम गवर्नमेंट में तो पता चले गया, खाली चिल्लाता उल्लाता है, क्या करना है नहीं करना कुछ पता ही नहीं है, सबको खाली अपना अपना हो रहा है, हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। तो जॉइंटली वी कैनॉट वर्क विद द लीग, ये समझ में आ गया कांग्रेस को। प्लस अ स्मॉलर इंडिया विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, भले हम लोग छोटा हैं बट स्ट्रॉन्ग रहेंगे, इज बेटर देन अ बिगर स्टेट देन अ वीक सेंटर। छोटा है पर एकदम पावरफुल है, जैसे आज एकदम 5th पोजीशन में है, और पाकिस्तान को देख लो क्या हाल हो गया है। तो बड़ा नहीं है कोई बात नहीं, पर जितना है पावरफुल बनेंगे। क्लियर। सो अ स्मॉलर इंडिया विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी वॉज बेटर देन अ बिगर स्टेट विथ अ weak center. Next, the leaders felt that further delay in transfer of power could find in the midst of a civil war। अगर लेट करते रहें, ये जो दंगा चल रहा है ना, धीरे धीरे क्या का रूप ले लेगा, सिविल वॉर का रूप ले लेगा। तो जितना जल्दी हो सके समझौता हो जाना चाहिए। The leaders felt that partition would rid the constitution of separate electorate and other democratic procedures। तो सेपरेट इलेक्टोरेट ये सब भी अगर पार्टीशन नहीं होता तो लीग को तो सेपरेट इलेक्टोरेट देना पड़ता है, क्या पता दूसरा माइनॉरिटीज को भी देना पड़ता है, तो ये सब आज क्या है, नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दीज ऑल कंडीशंस लॉर्ड माउंटबेटन प्लान वाज एक्सेप्टेड। समझ में आ गया मेरा हीरो सब, हीरोइन सब। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो लॉर्ड माउंटबेटन का जो प्लान था ना, वही ब्रिटेन में गया और वो पास हो गया, वहाँ से पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ, डिस्कशन हुआ, और क्लीमेंट एटली लास्ट में उसको पास कर दिए। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो बहुत पॉइंट सेम रहेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ माउंटबेटन प्लान द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन जुलाई 1, 1947। ठीक है, बिल के रूप में पास हुआ, पास होके क्या बन गया, एक्ट बन गया। पढ़े हम लोग, चलो देखते हैं कि इसका क्या क्या मेन प्रोविजन है। वही पार्टीशन वाला, टू न्यू डोमिनियंस, इंडिया वुड बी पार्टीशन एंड टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान वुड बी क्रिएटेड फ्रॉम अगस्त 15, 1947। पहले ही कर लिए हैं। पाकिस्तान में कौन कौन सा रहेगा, एकदम वही वाला एरिया से, पाकिस्तान को आंख बंद करो और वो सब देखो, पंजाब साइड वाला, तो सिंध रहेगा, बालूचिस्तान रहेगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस रहेगा, वेस्ट पंजाब और ईस्ट बंगाल है ना, इधर बांग्लादेश तरफ वाला का, फिर पंजाब वाला साइड का, फिर पंजाब से ऊपर वाला नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, फिर उसके पीछे पंजाब के थोड़ा और पीछे आगे जाएंगे तो ब्रिटिश बालूचिस्तान आ जाएगा, उसके थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो सिंध आ जाएगा। तो आज का जो डेट है वही वाला है। ठीक है, और बाकी सब इंडिया वाज टू कंप्राइज ऑल रिमेनिंग टेरिटरीज इंक्लूडेड इन द ब्रिटिश आर्मी। बस क्लियर, पहला पॉइंट ये।
दूसरा प्रोविजन ऑफ पार्टीशन, कैसे तुम आपका पार्टीशन होगा। सो बोथ बंगाल एंड पंजाब वुड बी डिवाइडेड इफ डिजायर्ड। अरे देखो इसमें क्या करना है ना, यही वाला इसी को लिख देना है। ये सब जो बताए थे ना अभी, बंगाल, सिंध, डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलेट, वही सब लिख देना है। ठीक है एकदम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो बिना पढ़े हम लोग इसको खत्म कर दिए। ठीक है नो प्रॉब्लम। अब है गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमिनियन। तो इंडिया बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, तो उसमें दोनों में क्या होंगे, गवर्नर जनरल। एक नया नया पोस्ट बना दिया। ठीक है एक्सक्यूज मी। सो देयर वुड बी अ गवर्नर जनरल, और उसको अपॉइंट कौन करेंगे, ब्रिटिश का राजा, ब्रिटिश किंग, ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट ऑफ द कंसर्न डोमिनियन। इंडिया का जो कैबिनेट रहेंगे वो बोलेंगे हाँ ये हम लोग का गवर्नर जनरल होना चाहिए, तो कौन अपॉइंट कर देंगे उसको, ब्रिटिश किंग। ठीक है। नेक्स्ट, एंड ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश का पूरा पावर इंडिया से अब खत्म हो जाएगा। सो द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट वुड सीज फ्रॉम अगस्त 1947। कोई भी लॉ इंडिया के लिए वो नहीं बना पाएगा। अब एम्परर ऑफ इंडिया वाला टाइटल, किंग ऑफ इंग्लैंड वाला टाइटल वेर ड्रॉप्ड। अब ब्रिटेन में इंडिया से रिलेटेड ये सब टाइटल यूज नहीं करेगा किंग के लिए, कि आप एम्परर ऑफ इंडिया हैं, आप किंग ऑफ इंग्लैंड हैं, तो वो सब ड्रॉप कर दिया गया। देन एक्ट ऑफ 1935 जो पास हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसका काम क्या रहेगा, इट विल एक्ट एज अ ऑर्डिनरी टेम्पररी बिल। टेम्पररी बिल, ऑर्डिनेंस पहले ही जानते हैं ना, टेम्पररी एक्ट। रूल्स एंड रेगुलेशन तो चाहिए ना, ब्रिटिशर्स नहीं रहेंगे तो जब तक खुद का नहीं बन जाता है तो क्या करें। तो पहले से ही जो लागू है, कौन सा लागू है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो वो इट विल एक्ट एज व्हाट, टेम्पररी लॉ। ऑर्डिनेंस मतलब वही होता है टेम्पररी लॉ, जब तक कि नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, बस। ठीक है। फिर गवर्नर जनरल, उसके पास क्या रहेगा, ये जो गवर्नर जनरल यहाँ पे अपॉइंट हो रहा है उसके पास क्या रहेगा, उसके पास पावर रहेगा क्या टू अडॉप्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बाय मार्च 31 1948। तो उसके पास पावर रहेगा कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 इसको मॉडिफाई कर सके। ठीक है, जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता है तब इसको मॉडिफाई कौन कर सकता है, गवर्नर जनरल कर सकता है। क्लियर। अब प्रिंसली स्टेट सेम एज माउंटबेटन प्लान, देख लो। ये देखो प्रिंसली स्टेट एकदम सेम, जो भी एग्रीमेंट होगा वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और जिसको मन है इंडिया ज्वाइन करो, जिसको मन है पाकिस्तान ज्वाइन करो, और जिसको मन नहीं है दोनों को ज्वाइन नहीं करो। ठीक है, तो माउंटबेटन से याद हो गया, देख लो। अब लास्ट है ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट, सॉल्व ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द रूलर्स। हाँ, तो प्रिंसली स्टेट दोनों सेम आ गया इसमें। फिर है डिवीजन ऑफ द आर्मी एंड द एसेट्स। एसेट्स मतलब जो प्रॉपर्टी, इंडिया के पास जो आर्मी था, जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो जाएगा, शेयर कर दिया जाएगा। ऑल एसेट्स टू बी शेयर्ड बिटवीन टू डोमिनियंस। देन इज bringing the act into operation, so the governor general was vested with necessary powers for bringing the Indian independence into effective operation। तो कोई तो रहना चाहिए ना इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो किसके पास रहा, गवर्नर जनरल के पास रहा। बस क्लियर, खत्म, यहीं से आएगा। ठीक है, ये सब क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन क्यों लिखे, क्योंकि यही थे इंडिया का पहला गवर्नर जनरल, यही बने। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना कहाँ का बने, पाकिस्तान का बने। और राजगोपालाचारी जब लॉर्ड माउंटबेटन गए तब ये बने। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, राजगोपालाचारी। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट, जब इंडिया का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए। तो आई होप इट इज क्लियर। तो हम लोग नेशनल मूवमेंट पूरा खत्म। आई होप यू ऑल विल you all are preparing for your exam। तो डट के मेहनत करो, टेम्पररी वर्ल्ड कंटेम्पररी वर्ल्ड को भी जल्दी ख़त्म कर देंगे, फिर एकदम प्रिपेयर करना है भयंकर से। ठीक है, तो थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।